Hello dear students, myself Rishi Jain. I hope you all are doing very well and today we will discuss a very basic topic जो आपने 10th क्लास में भी किया है वही हमने यहाँ पे डिस्कस करना है. दिस इज ओम्स लॉ. ओम्स लॉ के बारे में बेसिकली हमारी डिस्कशन है. तो ओम्स लॉ बेसिकली आपके पास होता क्या है, क्या चीज है, कैसे इसमें पैरामीटर आपस में रिलेट करेंगे, वो चीजें हमने स्टडी करनी है. तो आपके पास क्या होता है इसमें, द करंट फ्लोइंग through any conductor is directly proportional to the potential applied across it. मतलब अगर एक कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है देन वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, टू द पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस इट, कीपिंग द कांस्टेंट कंडीशन लाइक टेम्परेचर प्रेशर मस्ट बी कांस्टेंट. आपने टेम्परेचर प्रेशर को क्या रखना है, कांस्टेंट. वो भी मैं बता दूंगा कि ऐसा क्यों हमने रखा है, बट पहले आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि I प्रोपोर्शनल टू V होगा. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ये कह के चलते हैं कि V प्रोपोर्शनल टू I होता है, बट ऐसा नहीं होता. आपके पास क्या है कि V प्रोपोर्शनल टू I नहीं होगा, I प्रोपोर्शनल टू V होगा. तो ये मैं आपको एक कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करके दिखाऊंगा कि हमारे पास कौन सा सही है और कौन सा रॉन्ग है. तो देखिए कैसे कि मैं कह रहा हूं या तो I प्रोपोर्शनल टू V होगा या V प्रोपोर्शनल टू I होगा. अब देखिए कैसे स्टूडेंट, मैं यहां पे सपोज करके चलता हूं कि मेरे पास एक कंडक्टर है, उसके क्रॉस मैंने क्या किया है, पोटेंशियल अप्लाई किया है. आपको पता है कि जब आप इसके क्रॉस बैटरी अप्लाई करते हो तो करंट फ्लो करता है, बट ऐसा तो नहीं ना कि हर बार ही करंट फ्लो करता है. बिकॉज यू नो कि अगर आप एक वॉच भी देखते हो और उसमें आप क्या करते हो, सेल डालते हो, तो जब आप उसमें बैटरी डालते हो, सेल डालते हो, तो होता क्या है कि उसकी निडल्स मूव करती हैं. बट जब उसका सेल वीक हो जाता है देन वो निडल मूव करना बंद कर देती हैं. तो मतलब क्या है कि उस टाइम पोटेंशियल उसका वीक हो गया. तो यहां पे भी वही चीज है कि जैसे मैं कहता हूं कि इसके अंदर जो चार्ज कैरियर है इलेक्ट्रॉन, इसके एक रिक्वायरमेंट है कि वो कहता है कि जब मुझे 3 वोल्ट मिलेगी, एक मैंने अपनी साइड से एग्जांपल सजेस्ट किया है कि 3 वोल्ट, ये कह रहा है कि जब मुझे 3 वोल्ट मिलेगी तभी ये मूव करेगा, अदरवाइज ये मूव नहीं करेगा. मतलब क्या हुआ, 3 वोल्ट या उससे ज्यादा वैल्यू पे ये मूव करेगा, अदरवाइज ये मूव नहीं कर पाएगा. तो मैंने यहाँ पे पोटेंशियल स्टार्टिंग में कितना अप्लाई किया कि मैं कहता हूं कि मैंने स्टार्टिंग में वेरिएबल बैटरी जैसे दी थी, तो मैंने यहाँ पे पोटेंशियल दिया 1 वोल्ट. तो जब 1 वोल्ट दोगे तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा नहीं, तो करंट कितना आएगा, 0. जब आपने पोटेंशियल को दिया 2 वोल्ट तो करंट आपके पास देन क्या आएगा, 0 ही आएगा. देन यू विल इंक्रीज द पोटेंशियल कि जब आपने 3 वोल्ट दिया देन आपके पास करंट का नॉन जीरो वैल्यू आएगा, मींस इलेक्ट्रॉन मूव करेगा. जब आप 4 वोल्ट दोगे तो करंट आपके पास तब भी क्या आएगा, नॉन जीरो आएगा. आप 5 वोल्ट दोगे तब भी करंट आपके पास क्या आएगा, नॉन जीरो आएगा. तो आप देख रहे हो स्टार्टिंग में आपने पोटेंशियल को इंक्रीज किया, क्या करंट इंक्रीज कर रहा था, नहीं कर रहा था. तो इसका मतलब जब मैं पोटेंशियल को इंक्रीज करूंगा तो करंट इंक्रीज करे ऐसा जरूरी नहीं है. तो ये वाली स्टेटमेंट तो रॉन्ग होगी. बट हाँ, सेकंड क्या है कि अगर उसमें से करंट फ्लो कर रहा है तो पक्का मैंने पोटेंशियल कितना दिया होगा, 3 वोल्ट या उससे ज्यादा वैल्यू दी होगी. तो वही चीज मैंने यहां पे स्टेट करी है, द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस इट. मतलब अगर उसमें से करंट फ्लो कर रहा है तो पक्का आपने पोटेंशियल कितना दिया, 3 वोल्ट या उससे ज्यादा वैल्यू का अप्लाई किया है. तो मींस current flowing through the conductor is directly proportional to the potential applied across it. ये means मेरे पास यहाँ पे कितना होगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा होगा तो पक्का पोटेंशियल कितना है, 3 या उससे ज्यादा है. उसके बाद आप जितना मर्जी पोटेंशियल इंक्रीज कर दो. क्लियर. तो आपके पास क्या है, I प्रोपोर्शनल टू V होगा, V प्रोपोर्शनल टू I नहीं होगा. बट हाँ, अगर एक बार ये पैरामीटर सेटिस्फाइड हो गए देन वी कैन से दिस इक्वेशन इंप्लाई दिस इक्वेशन. क्योंकि अगर ये एक बार सेटिस्फाइड होगी उसके बाद आप पोटेंशियल जितना मर्जी इंक्रीज करो, करंट इंक्रीज करेगा. क्यों, क्योंकि इसके थ्रू करंट तो फ्लो कर ही रहा होगा अगर ये सेटिस्फाइड है. उसके बाद पोटेंशियल आपका क्या होगा, 4, 5, 6, 7, 8, आप जितना मर्जी अप्लाई कर लो तो करंट फ्लो करेगा ही करेगा. तो मतलब I प्रोपोर्शनल टू V इंप्लाई करता है V प्रोपोर्शनल टू I. ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को आई थिंक पता भी नहीं होता. तो हमारे पास यहाँ पे ये चीज आ जाएगी. तो अब आप क्या कर सकते हो कि जब आप प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में चेंज करते हो देन आपके पास एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आता है.
और इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को आप क्या कहते हो, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, जिसे हम आगे जो हमारी नेक्स्ट वीडियोस आएंगी उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास होता है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, मींस यहां पे जो R है बेसिकली क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। क्लियर स्टूडेंट्स? अगर मैं यहां पे क्या करता हूं, V और I में ग्राफ प्लॉट करता हूं, देन वो मेरे पास क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। आपको पता है I y एक्सिस के लॉन्ग दिया है और V को x एक्सिस के लॉन्ग, तो I बाई V इसका रेशियो आपके पास क्या होगा, I बाई V देखिए यहां से 1/r, क्योंकि आपको पता है जब मैं y एक्सिस को x एक्सिस से डिवाइड कर देता हूं तो वो क्या रिप्रेजेंट करती है, स्लोप को रिप्रेजेंट करती है। बिकॉज यू नो ना कि आपके पास इक्वेशन होती है y इक्वल टू mx प्लस c, तो आपके पास क्या होता है, c इंटरसेप्ट होता है, m स्लोप होता है। यहाँ पे ओरिजिन से स्टार्ट है तो इंटरसेप्ट तो क्या होगा, 0, तो जो y बाय x का रेशियो होगा वो आपके पास क्या होगा, स्लोप होगा। तो बेसिकली क्या होगा, I मतलब y, v मतलब x, तो I बाई v क्या होगा, 1/r। तो बेसिकली इसका स्लोप आपके पास क्या आएगा, 1/r आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, यहां पे ओम्स लॉ की डिडक्शन करनी है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मतलब उसका कॉन्सेप्ट का यूज करके, रिलेशंस का यूज करके हमने यहां पे रिलेशन की डेरिवेशन करनी है। तो आप क्या करोगे, इसकी डिडक्शन करोगे ओम्स लॉ की कि किस टाइप से आप इसको ड्राइव कर सकते हो। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इसकी डिडक्शन। वो देखिए कैसे होगी। आपको पता है I इक्वल टू क्या होता है, NEA VD। आपने क्या करना है, यहां पे I और V में रिलेशन निकालना है। तो I और V में रिलेशन कैसे आएगा, आपको पता है VD इक्वल टू क्या होता है, E टाउ बाय M, और E का वैल्यू क्या होता है, V बाय L। तो ये आ गया, ये मैंने पुट कर दिया, I इक्वल टू NEA EV टाउ बाय ML। तो यहां पे क्या आ जाएगा, N E स्क्वायर E स्क्वायर A V टाउ बाय ML। तो हमारे पास क्या है, अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ V इक्वल टू IR। आपको पता है कि अगर मैंने इस टाइप का फॉर्म बनाना है तो V का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो V का कोफिशिएंट 1 कैसे होगा, जितना भी ये हमारे पास पैरामीटर है टोटल, ये टोटल V को छोड़ के सारा इस साइड शिफ्ट कर दूंगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहां पे V इक्वल टू ML अपॉन NE स्क्वायर टाउ A, ये मैंने सारा इस साइड शिफ्ट कर लिया, और इनटू क्या आ जाएगा I। तो अगर आप इसको इसके साथ, क्योंकि देखो यहां पे हमारे पास क्या है, V इक्वल टू ये जो रिलेशन I है ML अपॉन NE स्क्वायर टाउ A इंटू I, दिस इज द फॉर्म ऑफ द ओम्स लॉ। बेसिकली ये हमारे पास कांस्टेंट होगा कि M होता है मास, कांस्टेंट है, L लेंथ एक पर्टिकुलर, अगर आप मटेरियल लोगे तो उसकी लेंथ फिक्स रखोगे, E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, नंबर डेंसिटी डिपेंड करती है कि वो कौन सा मटेरियल है जो हम आगे स्टेट करेंगे, टाउ रिलैक्सेशन टाइम है क्योंकि वो मटेरियल के हिसाब से होगा, और A है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वो मटेरियल का होगा। तो मतलब ये ओवरऑल कांस्टेंट है। मींस अगर मैं इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करता हूं तो मेरे पास यहां पे R का वैल्यू क्या आ जाएगा, ML अपॉन NE स्क्वायर टाउ A। तो ये मेरे पास रेजिस्टेंस का वैल्यू आ जाएगा। और स्टूडेंट यहीं से हम क्या कर सकते हैं, रो मतलब रेजिस्टिविटी जो आपने 10th लेवल पे यूज करी थी वो भी कर सकते हैं। हालांकि मैं इसको एक्सप्लेन बाद में करूंगा, बट एक फॉर्म छोटा सा क्लू दे देता हूं आपको इसमें, जैसे R इक्वल टू क्या होता है, रो L बाई A। तो रो रेजिस्टिविटी होती थी और आप कंफ्यूज हो जाते थे कि रेजिस्टिविटी है क्या बेसिकली। तो अगर आप कंपेयर करो, R यहां पे है, यहां पे है, L यहां पे है, यहां पे है, A यहां पे है, A यहां पे है,
तो ये जो आपके पास टोटल वैल्यू बचा बाय द कंपैरिजन, तो ये क्या होगा, रो होगा। तो रो क्या होता है आपके पास, m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। 10th लेवल पे हम कहते थे ना कि जो रेजिस्टिविटी है वो लेंथ और एरिया के ऊपर डिपेंड ही नहीं करती, वो एक्चुअल में डिपेंड ही नहीं करती। आर देखिए यहां से एल और ए पे डिपेंड करता है, आर यहां से एल और ए पे डिपेंड करता है, बट रो ये फैक्टर आता है और रो का लेंथ और एरिया से कोई लेना देना नहीं है, मतलब वो इन पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। आई थिंक आपको यहां तक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। क्लियर स्टूडेंट्स कि आपके पास रो इक्वल टू क्या आ जाएगा, m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, ये आपके पास रेजिस्टिविटी का वैल्यू आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास एक फैक्टर यहाँ पे रहता है लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, जिसके बारे में हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, और उससे रिलेटेड हमारे पास कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन भी आए हुए हैं अबाउट द ओमिक एंड द नॉन ओमिक डिवाइसेस, अबाउट देयर ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। तो वो आप हमारे नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।